गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम करने वाले हैं 31 मार्च 2024 के द हिंदू प्लस इंडियन एक्सप्रेस दोनों ही न्यूज़पेपर का एनालिसिस। दोनों ही न्यूज़पेपर के अंदर हम कुछ कॉमन आर्टिकल्स को देख पाएंगे जिनको हम केवल और केवल एक ही न्यूज़पेपर से करने वाले हैं, जिसमें भी वो ज़्यादा डिटेल से बताए गए होंगे। इसके अलावा हम देखेंगे कुछ अदर आर्टिकल्स को जो कि डिफरेंट हैं और उनको हम करेंगे ताकि यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी हमारा जो सिलेबस के रिगार्डिंग आर्टिकल है वो छूट ना जाए, कोई भी इंफॉर्मेशन हमसे मिस ना हो जाए। स्टार्ट करते हैं आज के पहले आर्टिकल से, जो कि है इंडिया एंड यूक्रेन टॉक वॉर एंड पीस समिट इन स्विट्जरलैंड ऑन टेबल एज वेल। देखिए, कल हम इसको द हिंदू से पढ़ चुके हैं। हमें पता है कि एक्चुअली में इंडिया को यहाँ पर यूक्रेन के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने इन्विटेशन दिया है हमारे देश के अंदर आकर। पहली बार जब से 2021 पे ये रशिया और यूक्रेन का युद्ध हुआ है, तब से पहली बार ये जो फॉरेन मिनिस्टर हैं यहाँ पर हम देख पाएंगे दमायतो कुलबेबा को, वो पहली बार इंडिया के अंदर आए हैं। हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर इनके साथ मिलते हैं। ये कहते हैं कि इंडिया एक अहम रोल यहाँ पर निभा सकता है जब यूक्रेन और रशिया के बीच में यहाँ पर शांति की बातें हो रही हैं। ये यहाँ पर आते हैं राजघाट के ऊपर। कल इन्होंने जाकर महात्मा गांधी की जो मूर्ति है उनके ऊपर भी उनको भी अपना जो ग्रेटिट्यूड है वो दिखाया कि कैसे वो एक शांति दूत हुआ करते थे, सभी को नॉन वायलेंस सिखाते थे। और इसी समय पे ये इंडिया को भी कह रहे हैं कि आप हमारे बीच में एज अ मीडिएटर की तरह आ जाइए, क्योंकि स्विट्जरलैंड क्या कर रहा है, एक टॉक करवाने वाला, एक समिट करवाने वाला है जो कि यूक्रेन की पीस से रिलेटेड ही होगा। अब स्विट्जरलैंड ने इसके लिए रशिया को भी ऑफिशियल यहाँ पर भेजा हुआ है, हम देखेंगे इनविटेशन। लेकिन रशिया की तरफ से अभी तक ऐसी कोई भी बात सामने नहीं आई है कि वो इस समिट को अटेंड करने भी वाले हैं या नहीं करने वाले हैं। इंडिया की बात करें तो क्योंकि इंडिया का जुलाई के अंदर इलेक्शन है, तो शायद इंडिया के लिए भी ये बात बहुत ही मुश्किल होगी कि हम इलेक्शन से पहले ऐसे जाएं, दो देशों के बीच में अपनी कुछ इंटरप्रिटेशंस लगाएं, जबकि हालांकि हमें पता ही नहीं है कि नेक्स्ट इंडिया की जो गवर्नमेंट होगी उसका क्या मूड या एटीट्यूड रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं, और उससे पहले मैं आपको बता दूं, टेलीग्राम के ऊपर मेरा एक यूपीएससी स्प्रिंट नाम से चैनल है, जहाँ पर आपको जो भी आर्टिकल हम यहाँ डिस्कस करते हैं उनके प्रीलिम्स के नोट्स मिल जाते हैं। सो दैट रात को अगर आप सोने से पहले उनको 5 मिनट का टाइम देंगे डेली की न्यूज़ से, तो 1 साल का आपका कोई भी करंट अफेयर छूटेगा नहीं। इसमें कभी कभी कुछ आर्टिकल होते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं मेंस के पर्सपेक्टिव से, उसका भी आपको आंसर के रूप में यहाँ पर फॉर्मेट मिल जाता है पूरा का पूरा, कि मेंस में आर्टिकल कहाँ इंपॉर्टेंट था, कौन कौन से सिलेबस के पार्ट इसके लिए इंपॉर्टेंट थे और कहाँ और कैसे इसको लिखा जाना चाहिए। इसके अलावा जो आप ये वीडियो देख रहे हैं उसका भी आपको पीडीएफ मिल जाता है। जो पीपीटी आपको स्क्रीन पर दिखाई देगी वो पीडीएफ की फॉर्म में मिलेगी, सो दैट आप उसको पीछे जाके भी, जैसे कि मैं बहुत सारी जो वीडियोस होती हैं उनके अंदर पीपीटी बनाकर उनमें काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन डालती हूँ, किसी बहुत स्पेसिफिक टॉपिक को हम लोग डिस्कस करते हैं। आज भी हम करने वाले हैं इंडियन ग्रेट बस्टर्ड को यहाँ पर। तो ऐसे ही इनसे रिलेटेड जो नोट्स हैं उनको आप पढ़ सकते हैं और अपने पास में सेव भी कर सकते हैं। इसको ज्वाइन करने के लिए आप जो अभी वीडियो देख रहे हैं उसी के कमेंट बॉक्स में जाइए, वहीं पर आपको इसका लिंक मिल जाएगा। डेली सुबह 5 बजे आपको ये वीडियो मिल जाती है। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के साथ, जो कि है नोटिफाई नॉर्म्स टू मेक मूवीज एक्सेसिबल टू डिसेबल पर्सन। हाई कोर्ट के द्वारा अभी जो यहाँ पर मूवी थिएटर होते हैं उनके लिए कुछ एडवाइजरीज निकाली गई हैं। हाई कोर्ट का बोलना है कि कैसे जो कोई डिसेबल पर्सन है, मान लीजिए 4 यहाँ पर पिटिशनर्स आते हैं जो कि दिल्ली हाई कोर्ट के पास पहुँचते हैं। पिटिशनर में से 2 ऐसे थे जो विजुअली चैलेंज थे, उनको अच्छे से दिखाई नहीं देता था, और 2 ऐसे थे जिनको साउंड में यानी कि हियरिंग के अंदर प्रॉब्लम थी। ये दोनों के दोनों जो पिटिशनर हैं 2 अलग अलग वैरायटी को लेकर यहाँ पर हाई कोर्ट के सामने जाकर बोलते हैं कि हमारे लिए कोई सुविधा नहीं है, अगर हम थिएटर में चले भी जाते हैं उसके बाद भी हमें प्रॉपरली जो मूवी बन रही है वो प्रॉपरली ना हम उसका लुत्फ़ उठा पाते हैं, ना ही उससे एंटरटेनमेंट ले पाते हैं। ये सब जानने के बाद में हाई कोर्ट बोलते हैं कि हम एक स्पेशल कम्युनिटी यहाँ पर बनाने वाले हैं, जो कि होने वाली है 4 जुलाई तक का। यहाँ पर समय वो लेगी 5 जुलाई 2024 तक का। और उससे पहले जो मिनिस्ट्री ऑफ एंटरटेनमेंट की यहाँ पर बात हो रही है, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग जो मिनिस्ट्री है,
उनको सामने आकर ये बताना पड़ेगा कि कैसे वो इस प्रॉब्लम की, इस समस्या को यहाँ पर ख़त्म करने वाली है। इसी में हाई कोर्ट का बोलना है कि प्राइवेट जो प्लेयर्स हैं, मान लीजिए जो थिएटर होता है वो तो प्राइवेट प्लेयर उसको चलाते हैं, तो उनको भी ये बोला गया है कि कैसे वो लोग भी इस समस्या के ऊपर काम करें और सभी का यहाँ पर ध्यान रखा जाना चाहिए। क्यों रखा जाना चाहिए, चलिए समझते हैं। इंडिया के अंदर एक एक्ट है जिसको बोला जाता है RPWD एक्ट। अब ये जो एक्ट है इसकी फुल फॉर्म होती है राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, यानी कोई ऐसा इंसान जिसको कोई डिसेबिलिटी है तो उसके भी कुछ अधिकार हैं। और ये फंडामेंटल अधिकार में ही जो आता है कि एक आप जीवन जो होगा आप उसको काफ़ी गर्व से जिएंगे, ठीक ठाक जीवन जिएंगे, राइट टू लाइफ ऑफ डिग्निटी। तो ये जो डिग्निटी वाला राइट है ये आपको आर्टिकल 21 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन खुद ब खुद देता है, जो कि है राइट टू लाइफ के अंदर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसीलिए यहाँ पर जो हाई कोर्ट है इस एक्ट के तहत यहाँ पर गाइडेंस देते हैं सभी को कि कैसे आपको यहाँ पर इन लोगों के लिए जो सुविधा है वो करनी पड़ेगी, क्योंकि ये इनका अधिकार है। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि अगेन प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि प्रीलिम्स में यहाँ पर हम देख पाएंगे कि दो हमारे जो शिप हैं जो बहुत बार इंडियन नेवी के शिप है हाईजैक जो शिप कर लिए गए हैं पहले अलग अलग कंट्रीज़ के, उनको छुड़वा रहे हैं। दूसरा ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है डिफेंस के अंदर, और डिफेंस पूछा जाता है GS पेपर 3 में। अब क्योंकि इंटरनल सिक्योरिटी भी है, डिफेंस भी है, तो उसमें ये सवाल आ सकता है कि रिसेंटली जो पायरेसी के रेट है समुद्र के अंदर, अरेबियन सी के अंदर, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। इंडिया का उसमें क्या रोल है, इंडिया उससे कैसे खुद को सेव कर सकता है, दूसरों को कर सकता है, क्या इंडिया एज अ ग्लोबली यहाँ पर जो इंडियन ओशन है और अरेबियन सी है उसके अंदर अपनी पावर को दिखाते हुए एज अ प्रोटेक्टर दिखाई दे रहा है, क्या ये चीज़ इंडिया के फेवर में है। तो ये बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनको यहाँ पर फ्रेम किया जा सकता है। देखेंगे बात क्या की जा रही है। इंडियन नेवी की तरफ से एक ईरानियन यहाँ पर जहाज था। देखिए जहाज क्योंकि मैं बोल रही हूँ इसी वजह से क्योंकि ये शिप है, ठीक है। तो ईरानियन जो शिप था जो कि उसका नाम भी यहाँ पर हम देखते हैं अल कबार। ये जो शिप है ये 90 नॉटिकल माइल्स था सोकात्रा से। अब सोकात्रा कहाँ पे, लगभग सोमालिया के पास में है। तो सोमालिया से हम देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे पायरेट्स आते हैं, समुद्री लुटेरे आते हैं जो हथियार बंद होते हैं और इन समुद्रों के ऊपर चढ़कर ज़मीन के साथ में या वैसे पानी में कूदकर, और यहाँ पर जो क्रू होते हैं इनके जहाज़ों के ऊपर उनको बोलते हैं कि सरेंडर करो, हम इसको अपने अंदर सारा का सारा जो माल है उसको लूट लेंगे। ये इनका पूरा प्लान था। हालांकि 12 ही घंटे इनको हुए थे अभी तक इसको पकड़े हुए, इसको हाईजैक किए हुए, तभी इंडिया की तरफ से इंडिया का जो नेवी शिप है जिसको INS समुद्रा भी बोला जाता है, और दूसरा हमारा है जिसको बोला जाता है INS त्रिशूल, ये दोनों को यहाँ पर भेजा जाता है। इन्हीं के साथ में गाइडेड मिसाइल भी थी कि अगर वो लोग इसको हाईजैक को नहीं छोड़ते हैं तो वहाँ पर मिसाइल से भी हमला किया जा सकता है, और इन दोनों शिप्स की भी गारंटी यहीं पर की गई। तो ये क्या करते हैं, 23 क्रू थे, 23 के 23 यहाँ पर पाकिस्तानी नेशनल्स थे, उनको सेफ्टी के साथ में यहाँ पर पकड़ा गया, यानी कि बचाया गया एक तरीके से। जो हाईजैक किया था, जिन्होंने हाईजैक किया था वो सब कहाँ के थे, सोमालिया के थे, उनको भेज दिया गया है वापस से उन्हीं के देश के अंदर। लेकिन हमने पहले भी देखा कि पहले भी ऐसे ही लोगों को पकड़ रहे हैं, छुड़वा रहे हैं, उनकी गवर्नमेंट को दे रहे हैं, क्योंकि अब उनके ऊपर जो काम होगा या उनके ऊपर जो सज़ा लगाई जाएगी वो उनकी गवर्नमेंट के द्वारा लगाई जाएगी। लेकिन फिर से ये लोग दोबारा से पायरेसी में आ जाते हैं। इसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं पीछे, जैसे कि पॉवर्टी जैसे रीजन्स को ज़्यादातर समय पे सामने रखा जाता है कि गरीबी जो है वो एक बहुत बड़ा कारण है, और इसी वजह से ये लोग क्योंकि अनस्किल्ड हैं, ज़्यादा कुछ कर नहीं पाते हैं, ज़्यादा इनके पास ऑप्शंस नहीं है, इसी वजह से दोबारा से कभी कभी ये जेल में जाते हैं, 6 महीनों तक, 1-1 साल तक जेल में रहते हैं पायरेसी की वजह से, और उसके बाद फिर से इसी काम को शुरू कर देते हैं। खैर हमारे लिए बहुत अच्छी बात थी, अल खाम्बार को बचा लिया गया है इंडियन नेवी के द्वारा। इससे वर्ल्ड वाइड जो इंडिया है और इंडिया की जो नेवी की पावर है उसकी बड़ी प्रशंसा हो रही है। तो इसको आप है ना एग्जाम्पल करते हुए भी दिखा सकते हैं कि हमारी स्ट्रेंथ कितनी अच्छी है।
नेक्स्ट आर्टिकल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ये है जीएस पेपर 3 के लिए। आर्टिकल बात कर रहा है पावर थ्रेट टू द बस्टर्ड। अब ये जो बस्टर्ड है ये एक्चुअली में एक बर्ड है जिसको जाना जाता है द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के नाम से। तो जी से आप ग्रेट देखेंगे, इंडियन बस्टर्ड की तरफ से। अब ये क्या हो रहा है, देखिए ये राजस्थान का एक स्टेट बर्ड है। सबसे पहले तो काफ़ी बड़ा ये बर्ड होता है और इसके ऊपर कुछ थ्रेट हो रहे हैं। थ्रेट क्या हो रहे हैं, बिजली से बहुत सारे थ्रेट हैं। हैबिचुअल जो इनका है वो लॉस हो गया है। कुछ डॉग्स होते हैं जो इनके ऊपर हमला कर देते हैं एक साथ आके। जो इनमें से सबसे बड़ा एक जो सामने आ रहा है थ्रेट, वो है पावर का। पावर क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का। अब इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है, देखिए ये जो बर्ड होता है बहुत ही बड़ा होता है। आप ऐसे मत समझिएगा कि क्योंकि ये एक बर्ड है, एक पंछी है, तो इसका साइज़ कुछ ज़्यादा नहीं होगा। ये बर्ड एक्चुअली में 15 से 18 किलोग्राम का होता है। इतना ज़्यादा हैवी होता है। 1 मीटर तक लगभग इसकी लंबाई या चौड़ाई हम बोल सकते हैं। इसका शरीर इस तरीके का है। ज़्यादातर आप इसको राजस्थान के अंदर ही देख पाएंगे, साथ ही के कुछ गुजरात और जो मध्य प्रदेश का एरिया वहाँ पर भी एकाध जनसंख्या इनकी मिल जाती है, महाराष्ट्र और एमपी में। हालांकि अब हम समझेंगे कि प्रॉब्लम क्या हुई है। 2021 में हमें समझ में आया था कि सुप्रीम कोर्ट के पास में एक पिटीशन जाती है। सुप्रीम कोर्ट को बोला जाता है कि जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है वो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की तारों के साथ में, जो ये पावर की आपको वायरिंग दिखाई देती है, उनके साथ टकरा के उनकी जान चली जाती है। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट सामने आए और उसी के बाद से सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई और गवर्नमेंट को ये आदेश दिया कि देखिए ये जो बर्ड है इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेट एनिमल है राजस्थान का, और सिर्फ डेवलपमेंट के नाम पे, विकास के नाम पर हम इसको ख़त्म नहीं होने दे सकते हैं। क्योंकि साइट्स में भी अगर आप देखेंगे तो ये अपेंडिक्स 1 के अंदर आता है। इसके अलावा अगर आप इसको IUCN के अंदर देखेंगे, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसमें भी अगर आप देखेंगे तो इसमें भी एक क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है। यानी कि कभी भी एक्सटिंक्ट हो सकता है, ख़त्म हो सकता है। बहुत ही कम गिने चुने बचे हुए हैं। 150 से लेकर 200 ही ये बर्ड्स हैं। और क्योंकि ये एक ही अंडा देते हैं 1 साल के अंदर, तो इनको बचा पाना और इनकी मात्रा को बढ़ा पाना वो भी काफ़ी मुश्किल है। गवर्नमेंट हालांकि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इस पर लगी हुई है। ये सब होने के बाद में अब मार्च के अंदर हम देखते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पर जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर है उन्होंने बोला कि आप बताइए हम क्या कर सकते हैं। हमें पता चला कि सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देता है मिनिस्ट्री ऑफ पावर को कि जितनी भी यहाँ पर तारें लगी हुई हैं, जितना भी लगभग 4200 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, और इस एरिया में जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी की वायरें लगी हुई हैं ऊपर की तरफ, उन वायरों को हटाओ और उनको अंडरग्राउंड यहाँ पर कर दो। अब अंडरग्राउंड का क्या मतलब है, ज़मीन के नीचे से उन तारों को बिछा दो ताकि ये जो बर्ड है ये भी सेफ रह चुके। अब ये बर्ड है तो सेफ क्यों नहीं रह पाते, क्या इनको तारें दिखाई नहीं देती हैं? देखिए नॉर्मली जो बर्ड होते हैं ना, उनका जो व्यू होता है, उनकी गर्दन के ऊपर उनकी जो आंखें होती हैं वो 360 या पैनोरामा व्यू देख सकती है कि वो पीछे आगे ऊपर सब देख सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड नाम का यहाँ पर बर्ड है, इसका जो व्यू होता है वो बहुत ही नॉर्मल है। जब ये नीचे की तरफ देखेंगे तो इनके ऊपर वाला जो हिस्सा है वो ब्लाइंड स्पॉट हो जाता है, इनको वहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं देता है। और इसी कारण से जब ये अपने मुंह को नीचे की तरफ करके रास्ते को देख रहे होते हैं तो कभी कभी इनके ऊपर से गुजरने वाली जो वायर्स होती हैं वो दिखाई नहीं देती हैं। इसी वजह से ये वायर्स इनसे टच हो जाती हैं और इसी कारण वजह से इनकी डेथ हो जाती है। कभी कभी जो ये ब्लॉक्स आप देख पा रहे हैं उनसे भी टकरा कर इनकी डेथ काफ़ी मात्रा में देखी जाती है। अभी के लिए मिनिस्ट्री ऑफ पावर का बोलना है कि ये बहुत मुश्किल है। आप जो बात कर रहे हो अंडरग्राउंड करने की, सबसे पहली बात तो इतना उनको बनाने में खर्चा नहीं आया था जितना उनको अंडरग्राउंड करने में लगेगा। एक तार की हम बात करते हैं तो 32 किलोवाट की है, जिसको बनाने के लिए यहाँ पर लगभग 49 करोड़ रुपए का खर्च आया था। लेकिन अगर आप उसको अंडरग्राउंड करोगे, जिसके लिए मेंटेनेंस और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसको करने के लिए आपको हज़ारों करोड़ का खर्च यहाँ पर आ जाएगा, जितनी इलेक्ट्रिसिटी जितने किलोमीटर के अंदर में एरिया में इसको बोला जा रहा है। दूसरा कारण है कि बहुत सारी जगहों पर इसको अंडरग्राउंड किया ही नहीं जा सकता है। ये सारी बातें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ठीक है, अगर आप कुछ बहुत ज़्यादा जो एरिया है उसमें इसको अंडरग्राउंड नहीं कर सकते हो, क्योंकि मेंटेनेंस का भी प्रॉब्लम है, कनेक्शन का भी प्रॉब्लम है, सेफ्टी की भी बातें हो जाती हैं कि ह्यूमन्स या कोई लोग जो वहाँ पर चलेंगे तो उनके लिए सेफ़ रहेगा या नहीं रहेगा। लेकिन आप जो मेन एरिया है, कम से कम हम बात कर रहे हैं 2890 स्क्वायर किलोमीटर की, जो कि यहाँ पर GIB हैबिटेट है, यानी कि उसी में वहाँ पर वो लोग रहते हैं बिल्कुल
मेनली वो उनका है, उसको यहाँ पर कम से कम अंडरग्राउंड करिए, और जो बचा हुआ एरिया है उसके ऊपर आप लगा सकते हो जो वायर्स होती हैं उनके ऊपर आप बर्ड डाइवर्टर लगाइए। अब ये डाइवर्ट कर देता है बर्ड को, ये क्योंकि सामने से दिखाई देता है, अलग अलग तरीके से तारों पे लगे हुए होते हैं, तो इसी वजह से बर्ड्स आगे समझ जाते हैं कि इनकी तरफ नहीं जाना है, ये खतरा है, तो वो उनको वैसे ही इमेज दिखाता है। फिलहाल के लिए इस टॉपिक में पूरी यही बातें थी, लेकिन इसको इतना ही छोड़ देना तो इसके साथ इनजस्टिस करना हो जाएगा, न्याय नहीं हो पाएगा। चलिए इसको ज़रा ध्यान से समझते हैं। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के ऊपर पहले भी प्रीलिम्स में 3 से 4 बार सवाल पूछे जा चुके हैं, मेंस में हम देखते हैं इसमें सवाल आ चुका है, तो क्यों ना ज़रा इसको डिटेल में करें कि आगे भी अगर कोई सवाल आए तो हम उसको सॉल्व कर पाएँ। तो देखिए, जो हम बात कर रहे हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की, आपने स्टेट बर्ड ऑफ राजस्थान के बारे में कभी देखा है? सबसे हैवीएस्ट फ्लाइंग ये बर्ड है, सबसे ज़्यादा ये फ्लाई भी करता है और सबसे ज़्यादा ये भारी भी होता है। इसको एक समय पे राजा ऑफ द थार बोला जाता था। तो थार डेजर्ट का आपको पता है राजस्थान में उसका राजा यानी कि उसका किंग इसको बोला जाता था, और इसको ये भी कंसिडर किया जा रहा था कि इसको नेशनल सिंबल ऑफ इंडिया बना दे। हालांकि अभी क्या है, हमारा पिकॉक है, तो पिकॉक की जगह पे ये कंसिडरेशन थी कि क्यों ना इसी को बना दिया जाए, लेकिन फिर पिकॉक बन जाता है। हम देखते हैं कि ये फ्लैगशिप स्पीशीज़ है। अब देखिए ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फ्लैगशिप क्या होती है कि वो स्पीशीज़ जो इम्पोर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, की स्टोन स्पीशीज़ होती हैं, फ्लैगशिप स्पीशीज़ होती हैं, जो ये दिखाती हैं कि कैसे इस एरिया के अंदर ये वाली स्पीशीज़ यहाँ पर मिलेगी, बहुत इंपॉर्टेंट जो हो जाती है। इंडिया के जो ग्रासलैंड है, ग्रासलैंड क्या होते हैं, जहाँ पर बहुत बड़े बड़े पेड़ पौधे नहीं है, फॉरेस्ट नहीं है, जहाँ पर बिल्कुल डेजर्ट नहीं है, उन बीच का जो एरिया होता है जहाँ पर आप ग्रासलैंड जिसको बोल सकते हो, इरिगेशन होती है, घास जहाँ पर होता है, या कभी कभी हर्ब्स होते हैं, झाड़ियाँ जो होती हैं, सर्ब्स होते हैं, तो इन सब चीज़ों को ग्रासलैंड बोला जाता है, और सवाना के अंदर ये मिलते हैं बेसिकली। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का जो साइंटिफिक नेम है वो होता है आर्डिटोइस निग्रिसेप्स। हिस्टोरिकली ये पूरे के पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट के अंदर रहता था। आप यहाँ पर इसकी फ़ोटो देख सकते हैं किस प्रकार का दिखाई देता है, यहाँ पर इनकी आंखें होती हैं, लेकिन आज के समय पे ये कुछ ही जगहों पर पाया जाता है, जैसे कि राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश। हैबिटेट जो स्पेशलिटीज़ है इन बर्ड्स की वो ग्रासलैंड को ही दिखाती है। ग्रासलैंड में ये ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। इनको कुछ खतरे भी हैं, जैसे कि जैसे जैसे एग्रीकल्चर बढ़ रहा है वैसे वैसे इनको खतरा भी बढ़ रहा है, क्योंकि इनके लिए जो जगह है वो कम होती रहती है। अब ये कुछ थोड़े शर्मीले टाइप के बर्ड होते हैं, एग्रीकल्चर से ये जो वैसे ही दूर रहते हैं, कुछ ज़्यादा उनके पास आते नहीं है खेती के समय में। हैबिटेट इनका फ्रेगमेंट हो रहा है, टुकड़ों में बट रहा है, कभी इधर था कभी इधर था। ओवर ग्रेजिंग करवा दी जाती है, जानवर यहाँ पर आते हैं, बहुत ज़्यादा ग्रेज करते हैं, खा लेते हैं इनके जो घास होते हैं उनको। पेस्टिसाइड मार दी जाती है, क्योंकि ये लोग जो अपना जीवन यापन करें वो भी इंसेक्ट्स पे या फिर जो घास से कुछ सीड्स वगैरह होते हैं, फ्रूट्स वगैरह होते हैं, उन्हीं को खाकर करते हैं। उन्हीं पे जब पेस्टिसाइड होती है, खास करके आप जैसे कि गिद्ध बहुत ज़्यादा मर रहे थे, वल्चर बहुत ज़्यादा मर रहे थे किसी एक पर्टिकुलर दवाई की वजह से, जो कुछ जानवर खा लेते थे, और उन्हीं की क्योंकि डेड बॉडी में वो दवाई होती थी, जब उसको वो खाते थे तो उनकी डेथ हो जाती थी। ऐसा ही कुछ यहाँ पर होता है। कब पेस्टिसाइड्स को लगा दिया जाता है ताकि पेस्ट जो होते हैं उनको मार दिया जा सके ज़मीन से, और जब ये उस पर कुछ खाते हैं या उससे रिलेटेड जो इंसेक्ट होते हैं जिन्होंने उस पेस्टिसाइड को कुछ खाया हुआ था, तो उसकी वजह से इनकी भी डेथ हो जाती है। कंजर्वेशन यानी कि इनके संरक्षण की बात करें तो इनको साइट्स के अपेंडिक्स, जो कि कंजर्वेशन ऑफ यहाँ पर एनवायरनमेंट साइंस से रिलेटेड है, ट्रेड के अंदर जो भी इंडेंजर्ड स्पीशीज़ होती हैं इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, अगर उनका जो कंजर्वेशन है, उनको जो सुरक्षित रखना है, वो आता है साइट्स के अंदर, उसके अपेंडिक्स 1 में इसको रखा गया है। ये इंडिया का जो वाइल्ड लाइफ यहाँ पर प्रोटेक्शन एक्ट है, इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, उसके भी शेड्यूल 1 के अंदर इनको रखा गया है, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट को यहाँ पर रखते हैं कि बहुत ज़रूरी है इनका कंजर्वेशन करना, उनकी तरफ सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए। BNSH जो है वो इसमें बहुत सारे कंजर्वेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, अवेयरनेस करते हैं बहुत सारे स्टेट के अंदर भी।
करेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो कॉमन नेम हमें पता है इसका, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के नाम से जाना जाता है। पॉपुलेशन इनकी 200 से 150 ही है, 150 तो इंडिया में ही आपको मिल जाएंगी, 50 ऐसे हैं जो सवाना में भी आपको मिल जाते हैं, यानी कि ब्राज़ील वगैरह का जो एरिया, वहाँ के जो ग्रासलैंड है वहाँ पर ये मिल जाते हैं। हाइट इनकी 100 सेंटीमीटर से लेकर 1 मीटर तक हो जाती है। लेंथ जो होती है इनकी, जो ये आप यहाँ पर इनके वेदर को देख पा रहे हैं, विंग्स को देख पा रहे हैं, वो लगभग 210 से 250 सेंटीमीटर के बीच होते हैं। वेट में 15 से 18 किलोमीटर तक के केजी तक का वेट इनका पाया जाता है। अब इनकी और कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इनकी पूरी बॉडी वाइट कलर की होती है। आप देख पाएंगे कि मोस्टली जो इनकी बॉडी का कलर है वो वाइट है। इनके जो वेदर होते हैं या इनके जो विंग्स होते हैं वो एक्चुअली में ब्राउन होते हैं, फेदर्स होते हैं इनकी जो टांगे होती हैं वो टॉल होती हैं और येलो कलर की होती है। तो ये इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो पता होना चाहिए। इनके सर के ऊपर आप देख पाएंगे ब्लैक कलर की कैप की तरह दिखाई देती है, तो इसके जो बाल हैं वो ऐसे आपको कैप की तरह दिखाई देंगे, क्योंकि पूरी बॉडी इसकी क्या है, वाइट कलर की है अलग से। डिफरेंस अगर मेल और फीमेल में करना हो तो कैसे पता चलेगा? मेल जो होता है वो डीप सैंडी बफ कलर उसका होगा, और ब्रीडिंग जो सीज़न आता है जब इनको रिप्रोड्यूस करना होता है उसी समय पे मेल के जो गर्दन होती है उसके अराउंड पे हम बहुत सारे ऐसे ब्लैक कलर का पफ्ड देख पाएंगे, खास करके यहाँ पर भी आप उसको देख पाते हैं। दूसरा देखते हैं कि मेल्स जो होते हैं वो काफ़ी वेल डेवलप्ड उनके पाउच होंगे, जो कि सूजन भी उनमें दिखाई देती है। आप देख पाएंगे कितना जो डिफरेंस है मेल और फीमेल के अंदर, यहाँ पर फीमेल है, यहाँ पर मेल है। और फीमेल यूजुअली इनसे साइज़ के अंदर स्मॉलर होती है। उनका जो हेड और नेक होता है वो प्योर वाइट यहाँ पर नहीं होता है जैसे इनका प्योर वाइट है। और इनका जो ब्रेस्ट बैंड है वो भी या तो रूडिमेंट्री होगा या ब्रोकन होगा, तो ये इनका होता है ब्रेस्ट बैंड। डाइट की बात करें क्या क्या खाते हैं, तो सीजनल अवेलेबिलिटी पे दे रहते हैं। कभी कभी ये जो ग्रास के अंदर सीड्स होती हैं उनको खा लेते हैं, इंसेक्ट को खाते हैं जैसे कि ग्रास ऑफर होते हैं, बीटल्स को भी ये खाते हैं। तो ज़्यादातर इनका जो डाइट पैटर्न है वो सीज़न पर ही निर्भर करता है। स्पेशल फैक्ट इनकी बात करें तो कुछ ऐसे हैं कि मोस्टली ये मॉनसून का जो सीजन होता है उसी समय में ब्रीड करते हैं, यानी कि जो रिप्रोडक्शन की इनकी जो प्रक्रिया है वो की जाती है। फीमेल्स जो अंडे होती है उनको एक ही एग देती है और उसको ग्राउंड के ऊपर खुले में छोड़ दिया जाता है। फीमेल ही लगभग पूरे साल तक इस एग के ऊपर बैठकर इसको हैच करती है, सिंगल एग को पूरे 1 साल में ही निकलता है। और फीमेल ही होती हैं जो इंक्यूबेट करवाती हैं, नर्शिंग करती हैं यंग बर्ड्स की। तो काफ़ी जो पूरा का पूरा ध्यान रखा जाता है वो यहाँ पर फीमेल्स के द्वारा ही रखा जाता है। हैबिटेट की बात करें तो ये इरिगेटेड जो एरिया होते हैं उनको अवॉइड करते हैं, यानी कि ज़्यादा पानी इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है अपने एरिया के अंदर। इनको या तो एरिड थोड़ा सूखा जो होता है वो जगह अच्छी लगती है, या सेमी एरिड ग्रासलैंड इनको पसंद आते हैं जिसके अंदर थ्रोन कांटेदार जो झाड़ियाँ होती है वो हो, कभी कभी लंबे जो ग्रास होते हैं वो हो, तो ताकि इनको वो एरिया पसंद रहे। ड्राई सेमी डेजर्ट जो रीजन होता है वो एक्चुअली में इंडिया में राजस्थान में ही सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और वहीं पे आजकल क्या किया जा रहा है कि उस एरिया को भी इरिगेशन के थ्रू, सिंचाई के थ्रू अल्टर किया जा रहा है, थोड़ा बहुत उसमें बदलाव आ रहा है। और इसी ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से जो इनका एरिया है वो घट रहा है और ये जो हैबिटेट इनका है जहाँ पर ये रहना चाहते हैं वो कम होता जा रहा है। पॉपुलेशन की बात करें तो देखिए लगभग 200 ऐसे इंडिविजुअल हैं जो अभी फ़िलहाल राजस्थान और वर्ल्ड के अंदर देखने को मिलेंगे। इनमें से बहुत छोटी पॉपुलेशन, लगभग 30 इंडिविजुअल्स की पॉपुलेशन गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में दिखाई देगी, और 5 से भी कम ऐसे हैं जो मध्य प्रदेश में मिलेंगे। तो अगर मैप बनाना पड़े तो इस तरीके से इस मैप को बनाया जा सकता है। ये वेस्टर्न इंडिया में पहले कभी जो थे थ्रू आउट रहते थे, 11 स्टेट के अंदर ये होते थे, पाकिस्तान में भी ये पाए जाते थे, लेकिन फ़िलहाल के लिए स्थितियाँ काफ़ी ज़्यादा बदल गई है। अब ये ऐसा देखने को नहीं मिलता है। मोस्टली जो स्टेट्स हमने डिस्कस की उन्हीं में पाए जाते हैं। स्टेटस की बात करें ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की इंडिया के अंदर, तो इसको क्रिटिकली इंडेंजर्ड में रखा गया है। IUCN की जो रेड लिस्ट होती है, बुक जो होती है, उसके अंदर इसको रखा गया है। इंडिया में इसके लिए द इंडियन नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान बनाया गया था, तब 2002 से 2016 में उसमें इसको रखा गया ताकि जल्दी से जल्दी इनको बचाया जा सके। कंसेप्ट की बात करते हैं, क्यों ये थ्रेटन्ड बर्ड होते हैं। हम बात कर रहे हैं बार बार IUCN की, तो देखिए बर्ड लाइफ इंटरनेशनल एंड IUCN यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर,
इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया हुआ है। इन्होंने क्या किया है, अलग अलग कैटेगरी बनाई हुई है और अलग अलग बर्ड को अलग अलग यहाँ पर कैटेगरी के अंदर रखा हुआ है। कोई ऐसा है जो ज़्यादा खतरे में है, कोई ऐसा है जिसको इतना ज़्यादा खतरा नहीं है। ये जिस भी लिस्ट को जहाँ पर भी रखते हैं उसको रेड डाटा बुक को कहा जाता है। तो ये रेड डाटा जो बुक है वो एक्चुअली में 1960 के समय में सबसे पहले आई थी। उसके बाद से IUCN ने द वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन के अंदर इसको ICPB यानी कि इंटरनेशनल काउंसिल फॉर बर्ड प्रिजर्वेशन, आजकल उसको बर्ड लाइफ इंटरनेशनल भी कहा जाता है, उसी के अंदर इसको रख दिया गया था। 1963 के अंदर इंटरनेशनल रेड डाटा बुक जो थी उसका जो फिनोमिना है उसको कंसीव कर लिया गया और बाद में सर पीटर स्क्रोएट ने बोला कि एक ऐसा रजिस्टर है, क्योंकि ये रेड ये उसका कवर था और डाटा तो आपको होता है आंकड़े होते हैं और बुक, तो उसी से ये फेमस हो गया। और इसमें बोला रेड का मतलब आप ये मान लीजिए क्योंकि ये लोग थ्रेटन्ड हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा इनको खतरा है, डेंजर का निशान आपको यूजुअली रेड से पता होता है, तो इसी वजह से बहुत फेमस है। IUCN की रेड बुक के अंदर एक्चुअली में किस किस के नाम है, इससे रिलेटेड प्रीलिम्स पे बहुत ज़्यादा सवाल आज से पहले भी पूछे गए हैं। तो उन्होंने अग्री किया कि एक ऐसा रजिस्टर है जिसमें थ्रेटन्ड वाइल्ड लाइफ को रखा जाता है, उनकी डेफिनेशन है कि कितना ज़्यादा उनको खतरा है वो भी उसमें बांटा गया है। 1980 में पहला बर्ड जो है रेड डाटा बुक में रखा गया था और उसको पब्लिश किया गया था इंटरनेशनल काउंसिल फॉर बर्ड प्रिजर्वेशन के द्वारा। 2000 के अंदर थ्रेटन्ड बर्ड ऑफ द वर्ल्ड के नाम से बर्ड लाइफ इंटरनेशनल के द्वारा इसको पब्लिश किया गया, जिसमें वो सभी बर्ड्स, वो सभी पंछियों की जानकारी थी जिनको भी ज़्यादा खतरा यहाँ पर था और जिनको भी रेड बुक के अंदर रखा गया। अब हम देखते हैं कि खतरे को भापे कैसे। जैसे हमें पता है कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इंडियन ग्रेट बस्टर्ड की, जो कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। तो इसका मतलब क्या होता है, सबसे ज़्यादा जो खतरा होता है वो होता है एक्सटिंक्ट का। एक्सटिंक्ट का मतलब होता है कि स्पीशीज़ पूर्ण तरीके से गायब हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है। अब एक्सटिंक्ट कब माना जाएगा, जब पिछले 50 सालों में वो एक बार भी कभी भी दिखाई नहीं दी है, तो तब हम उसको मान सकते हैं कि स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो गई है। क्रिटिकली इंडेंजर्ड का मतलब होता है कि अभी एक्सटिंक्ट हो सकती है, बहुत ज़्यादा इसकी प्रभाव है, बहुत ज़्यादा ऐसा होने की जो संभावनाएं हैं वो काफ़ी ज़्यादा है, तो इसी वजह से उसको क्रिटिकली इंडेंजर्ड बोला जाता है। थर्ड जो कैटेगरी होती है वो होती है इंडेंजर्ड की, जिसमें जो एक्सटेंशन का रिस्क है वो काफ़ी ज़्यादा है, कि अभी रिस्क है, बचाना चाहे तो बचा सकते हो लेकिन रिस्क बहुत ज़्यादा है। वनरेबल इससे नीचे वाली फोर्थ कैटेगरी होगी, जिसमें अगेन रिस्क ऑफ एक्सटेंशन है, ज़्यादा नहीं है लेकिन ऐसा हो सकता है, तो वनरेबल है, काफ़ी ख़राब स्थिति है। उससे कम होती है नियर थ्रेटन्ड, जिसमें क्लोज टू वनरेबल है, कि थ्रेटन्ड होने ही वाली है, अभी तक ठीक थी लेकिन अब ये थ्रेटन्ड हो सकती है। और उससे कम होती है लीस्ट कंसर्न। लीस्ट कंसर्न का मतलब होता है कि इनमें से किसी में भी नहीं आ रही है तो उसको रखना ही नहीं है, वो ठीक ठाक है, वो जो जैसा चल रहा है उसके लिए कोई पॉलिसी, कोई कंजर्वेशन बनाने की ज़रूरत नहीं है। और लास्ट होता है डाटा डेफिशिएंट, मतलब कि कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल ही नहीं। ये होती है IUCN की सारी कैटेगरीज। अब सिर्फ बर्ड्स की बात करें तो देखिए स्पीशीज़ की यहाँ पर देखेंगे कौन कौन सी स्पीशीज़ है, किस किस कैटेगरी में उनको रखा गया है, वर्ल्ड में कितनी स्पीशीज़ और इंडिया में कितनी स्पीशीज़ है। इंडिया के अंदर हम देखेंगे क्रिटिकली एंडेंजर्ड में 9 स्पीशीज़ आती है, इन्हीं के अंदर आता है एक, हम देखेंगे इंडियन ग्रेट बर्ड जो होता है बस्टर्ड, इसी के अंदर आता है गोग, यहाँ पर वल्चर भी होते हैं, गिद्ध भी होते हैं एक प्रकार के, उससे रिलेटेड भी 2-3 दिन पहले एक न्यूज़ आई हुई थी, तो वो भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड में ही पाए जाते हैं। इंडेंजर्ड को देखेंगे तो वर्ल्ड में 351 बर्ड्स की यहाँ पर ऐसी स्पीशीज़ प्रजातियाँ हैं, उनमें से 12 जो हैं वो भारत में भी पाई जाती हैं। वनरेबल वर्ल्ड में 674 है, इंडिया में 59 पाई जाती हैं। नियर थ्रेटन्ड वर्ल्ड के अंदर 795 और इंडिया में 58 है। तो टोटल हम देखेंगे कि यहाँ पर टोटल जो है 2001 यहाँ पर स्पीशीज़ है बर्ड्स की, जो काफ़ी ज़्यादा IUCN के अंदर रखी गई हैं और इंडिया में उनमें से 138 देखने को मिलती हैं। अब देखिए टाइगर से भी कम रेयर है, क्योंकि ये सेमी एरिड ग्रासलैंड स्पीशीज़ है। तो रेयर का क्या मतलब होता है कि बहुत मुश्किल से कोई चीज़ मिलती है। तो एक्चुअली में हम टाइगर को दोबारा से ला रहे हैं नामीबिया से, तो इसी वजह से रेलिवेंट हो जाता है कि टाइगर से भी ज़्यादा रेयर इंडियन ग्रेट बस्टर्ड है। इनको प्रोटेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, कभी कभी प्रेडेटर से इनको बचाना पड़ता है। हम देखेंगे कि इनको खतरा कैसे, इनको प्रोटेक्ट कैसे किया जाए। सबसे पहले तो इनको लोग हंट करते हैं, आज भी
इनका शिकार होता है, जो कि बहुत ख़राब बात है। और कभी कभी ऐसे केसेस आते हैं, इंसिडेंट आते हैं, तो बहुत ही शर्म आनी चाहिए उन लोगों को। तो ये एक प्रॉब्लम है। दूसरा हम देखते हैं जो कि है फ्री रेंजिंग डॉग्स इन द विलेज। क्या करते हैं, जो कुत्ते होते हैं, डॉग्स होते हैं, वो भी इन पे हमला कर देते हैं गांव के आसपास से। फिर फास्ट मूविंग व्हीकल, कोई व्हीकल है बहुत तेज़ी से आ रहा था, उससे भी दुर्घटना हो जाती है, मौत हो जाती है। ट्रीटिंग ग्रास लैंड लाइक वेस्ट लैंड, अगर कोई ग्रास लैंड है उसके ऊपर आप एग्रीकल्चर नहीं कर रहे हो तो उसको वेस्ट लैंड की तरह ट्रीट करो, उस पर कुछ भी डाल देते हो, कूड़ा करकट, तो वो भी एक बहुत बड़ा खतरा है। हंटिंग, जो इनके एग होते हैं उनको हंट कर लिया जाता है, ये भी एक थ्रेट है। नेस्ट जो ये बनाए जाते हैं, ये अपना जो बनाते हैं रहने के लिए, उसको भी प्रिडिक्ट कर दिया जाता है, उसका भी शिकार हो जाता है, उसको तोड़ फोड़ दिया जाता है, वो भी इनके लिए खतरा है। हैबिटेट लॉस तो इनका हो ही रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट कि जो इलेक्ट्रिक वायर्स के साथ में टकराते हैं, वो भी एक इनके लिए बहुत बड़ा खतरा है। कुछ एग्जाम्पल आप देख रहे हैं कि कैसे कुछ डॉग्स जो है वो मिलकर एक बस्टर्ड के ऊपर यहाँ पर हमला कर रहे हैं। फिर हम देखते हैं इलीगल हंटिंग होती है, ये वायर के साथ में टकराने की वजह से इसकी डेथ हो गई है। ग्रासलैंड को वेस्टलैंड की तरह ट्रीट किया जा रहा है। एग जो है वो, क्योंकि ये साल में एक ही एग वैसे ही देती हैं, तो उनको भी यहाँ पर निकाल लिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा इनके लिए थ्रेट का कारण बनी हैं। अब क्या क्या ऐसे एक्शन लिए गए हैं, चलिए उनको भी देख लेते हैं। इनको बचाने के लिए क्या क्या किया जा रहा है। सबसे पहले तो ग्लोबल लेवल पे क्या किया गया है, तो WWF जो है वो इंडिया को प्रोवाइड करता है, जो कि गाइडलाइंस है कि कैसे स्टेट एक्शन प्लान यहाँ पर निकाला जाए। हम देखते हैं रेसिडेंट बस्टर्ड रिकवरी प्रोग्राम बनाया गया। इसमें एक इम्पोर्टेंट रोल निभाया था कि अवेयरनेस की जा सके कि बहुत ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन हो रही है और कितना ज़रूरी है इनको नेशनल लेवल पे सुरक्षित रखना, इनको कंजर्व करके रखना, क्योंकि ये क्या कहते हैं, हमारे इकोसिस्टम का भाग है, इकोलॉजी का ये पार्ट है। और इकोलॉजी में सब कुछ ठीक ठाक बना रहे, वो हमारी जिम्मेवारी है कि हम सस्टेनेबल उसको रखें और उसको ख़राब ना करें अपनी किसी भी हरकतों की वजह से। नेशनल लेवल पे इंडिया में इलीगल है, आप किसी को भी यहाँ पर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को अगर मारते हुए देखते हैं तो उस इंसान को अगर वो किल कर रहा है तो उसको जेल भी यहाँ पर जरूर होगी, सीवियर पेनल्टीज़ यहाँ पर लगाई गई है। तो ये इलीगल है इंडिया के लिए। इनका जो एरिया है उनको प्रोटेक्ट किया गया है, उसको स्पीशीज़ के अंदर रखा गया है, जैसे कि डेजर्ट नेशनल पार्क के अंदर आप ज़्यादातर देख पाएंगे, जो कि राजस्थान में है। फिर हम देखते हैं रोला पाउडू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को, जो अगेन इसी एरिया के अंदर मिलते हैं। तो इन दोनों के दोनों जगहों को यहाँ पर प्रोटेक्ट किया गया है। रिहेबिलिटेशन किया जा रहा है ग्रासलैंड का, कि ग्रासलैंड जो ख़त्म हो रहे हैं बहुत सारे कारणों की वजह से, इरिगेशन की वजह से, उनको दोबारा से वैसी स्थिति दी जा सके ताकि ये लोग क्या करें, वहाँ पर रहें। ग्रासलैंड का अगेन रिस्टोरेशन हो रहा है। जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए सेंचुरी बनाई गई है महाराष्ट्र के अंदर भी, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड सेंचुरी के नाम से ही, उसमें फिर से प्लान किया जा रहा था कि कैसे जो रोला पाडू GIB सेंचुरी है उसके अंदर रिस्टोर किया जाएगा, दोबारा से जो ग्रासलैंड होते हैं, मैदानी जो क्षेत्र होता है, उसको वैसा बनाया जाए। एडिशनल इससे अलग क्या क्या किया गया है, कम्युनिटीज़ को डेवलप किया जा रहा है, अवेयरनेस जागरूकता फैलाई जा रही है, एंटी पोचिंग स्क्वाड बनाया गया है कि आपका अगर कोई पोचिंग करते हुए मिलता है तो उसको गिरफ्तार किया जा सके। और ये सब हम देख पाएंगे डेजर्ट नेशनल पार्क सेंचुरी राजस्थान के अंदर में। तो ये सारे काम वहाँ पर हो रहे हैं। एक कम्युनिटी कंजर्वेशन स्ट्रेटजी भी बनाई जा रही है, लोगों को बताया जा रहा है कि देखिए ये आपकी स्टेट का बर्ड है, स्टेट बर्ड है ये, और इसको बचा कर रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि आप लोगों ने अगर अपने साथ रहने वाले जो स्पीशीज़ हैं उन्हीं को नहीं बचाया तो फिर हम कैसे प्रोटेक्ट हो पाएंगे। तो ये अवेयरनेस यहाँ पर लाई जा रही है। प्रोजेक्ट GIB के नाम से चलाया गया, रिसेंटली राजस्थान में ही उसको लॉन्च किया गया था। कच्छ का जो एरिया है वहाँ पर ये पायलट प्रोग्राम चलेगा, जिसमें जो स्ट्रे डॉग होते हैं उनको अगर वो बस्टर्ड सेंचुरी के आसपास है तो उनको वहाँ से हटाया जाएगा। तो ये कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट काम किए गए हैं इंडियन गवर्नमेंट के लेवल पे, जो अभी इम्पोर्टेंट है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए। आई होप जितनी भी इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थी वो आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है बॉन्ड्स, बिग मनी एंड एन इनपरफेक्ट डेमोक्रेसी। आर्टिकल जो है वो लिखा गया है अरुण कुमार के द्वारा, जो कि JNU के अंदर इकोनॉमिक्स में एक रिटायर्ड प्रोफेसर रह चुके हैं। और ये बात करें, इन्होंने किताब भी लिखी है जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग द ब्लैक इकोनॉमी एंड ब्लैक मनी इन इंडिया। 2017 में ये उसको लिखते हैं और ये वहाँ से लेखक बनकर बहुत ही एक्सपीरियंस एक होल्डर इंसान हम इसको मान पाते हैं। इन्होंने पूरा का पूरा आर्टिकल में जो बॉन्ड्स है, इलेक्टोरल बॉन्ड है, उनके ऊपर बात
की है। ये कहते हैं कि कैसे इलेक्टोरल बॉन्ड जो स्कीम है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित होती है। हमें पता है 2017 में ही इस स्कीम को लेकर आया गया था अरुण जेटली के द्वारा, उस समय पे फाइनेंस मिनिस्टर थे, और वो कह रहे थे कि यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी, देखिए ब्लैक मनी बहुत आता है डोनेशन के अंदर, उसी को रोकना है, काले धन को ही रोकना है, उसी की वजह से इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम लेकर आई जा रही है। हालांकि इसने जो वादे किए थे उनको तो ये बिल्कुल भी पूरा नहीं कर पाई। ऐसा नहीं हुआ कि ब्लैक मनी रुका हुआ होगा या ब्लैक मनी जो इलेक्शन में इस्तेमाल होता है इंडिया के अंदर वो हो पाएंगे, इंटेंशन नहीं कर पाई, स्कीम फेल हो गई। इससे अलावा हेविली अब ये खुद से जो पॉलिटिकल पार्टीज यहाँ पर हैं वो अभी भी हम देख पाएंगे कि इलीगल फंडिंग के ऊपर ही यहाँ पर लगी हुई हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो स्कीम का पूरा इंटेंशन था वो पूर्ण तरीके से यहाँ पर ख़त्म हो गया, काम नहीं कर पाया। अब इंडिया की जो पॉलिटिक्स है, राजनीति है, यहाँ पर ऑथर किस प्रकार से दिखाते हैं कि उसका नेचर ही पूरे के पूरे तरीके से अनडेमोक्रेटेड है, यानी कि वो अलोकतांत्रिक है, लोकतांत्रिक तरीके से काम नहीं करती है। क्यों नहीं करती है? क्योंकि इंडिया की पॉलिटिक्स के अंदर आप गैप देखेंगे, प्रोफेशनल जो आइडियाज़ होते हैं जो वो दिखाते हैं सामने उस चीज़ के अंदर, और साथ ही में जो असल में होता है, रियलिटी में होता है, उन दोनों चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क मिलता है। तो ये जो इतना बड़ा फ़र्क है यही दिखाता है कि जो पॉलिटिक्स है वो एक्चुअली में अनडेमोक्रेटिक है और एक्चुअल प्रैक्टिसेस वो वैसा करते नहीं हैं। आपने कई बार सुना होगा कि नेता जब आते हैं इलेक्शन के समय पे तो बहुत बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन जब उनको निभाने का समय आता है तो वो कहीं पर दिखाई नहीं देते। ऐसा ही कुछ इनका भी बोलना है। इलेक्टेड लीडर्स जो होते हैं ऑफन वो इंटरेस्ट जो उनको फाइनेंस कर रहे हैं, मान लीजिए कोई कंपनी है और वो क्या करती है कि आप जब अब इलेक्शन लड़ने वाले हो, एक लीडर हो, इस कंपनी ने आपको एक काम किया, 50 करोड़ रुपए दिए कि आप इलेक्शन लड़े, अब आपने क्या किया, इलेक्शन जीत लिया है, अब आप इसी कंपनी के इंटरेस्ट का ज़्यादा ध्यान रखेंगे, ना कि उन वोट देने वालों का जिन्होंने आपको वोट दिया था और आपको वहाँ तक पहुँचाया और जिसके लिए आपको काम करना था। यही एक कारण है कि वेस्टेड इंटरेस्ट हो जाते हैं, क्योंकि पॉलिटिक्स के अंदर फाइनेंस कर रहे हैं, पैसा ज़्यादा आ रहा है, इसी वजह से जो डेमोक्रेसी है वो एक्चुअली में सबवर्ज हो जाती है, डूब जाती है, कम होने लग जाती है। इसके अलावा डेमोक्रेसी को अंडरमाइन भी किया जाता है, क्योंकि हमने कैसे देखा कि पॉलिसीज़ जो डिज़ाइन हो रही है वही नेशनल इंटरेस्ट में नहीं हो रही हैं, उनको मार्जिनलाइज जो सेक्टर है जिनके लिए पॉलिसीज़ बननी रही चाहिए थी उनको नीचे छोड़कर जिन्होंने उसको फाइनेंस दिया उनके लिए उसको ज़्यादा बना रहे हैं। और इसी वजह से यहाँ पर पॉलिटिक्स में आता है रोल ऑफ बिजनेस एंड ब्लैक मनी, क्योंकि अब काला धनी आप इसको बोल सकते हैं। तो रोल ऑफ ब्लैक मनी कितना है और ब्लैक इकोनॉमी का रोल कितना है पॉलिटिक्स के अंदर। बिजनेसेस जो होते हैं वो इलीगल फंडिंग देते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ को, वो हम इलेक्टोरल बॉन्ड से ऑलरेडी कल का जो द हिंदू का न्यूज़पेपर था उसमें कवर कर चुके हैं। इंडियन एक्सप्रेस में भी इलेक्टोरल बॉन्ड से रिलेटेड और करप्शन से रिलेटेड आर्टिकल आया हुआ था। अभी उसमें डिटेल में जाते हुए हम जस्ट समझते हैं कि हमें पता है कि बिजनेसेस जो होते हैं वो इलीगल फंडिंग देते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ को, और यही एक कारण है कि इसी वजह से ब्लैक मनी जो है वो आ जाती है पॉलिटिक्स में, मिल जाती है। इसके लिए क्या करना होगा, देखिए सिस्टमेटिक जो इलीगलिटीज़ होती हैं उसके लिए सबसे पहले तो जो पॉलिसी मेकर है जो यहाँ पर बना रहे हैं नीतियों को, उनको सामने आकर पॉलिसी बनानी पड़ेगी। और एग्जीक्यूटिव जो है उसकी जो वीकनिंग है यहाँ पर, जो इतनी कमज़ोर अकाउंटेबिलिटी है कि आपको पैसा मिल गया है और फिर भी आप किसी के प्रति यहाँ पर जिम्मेवार ही नहीं हो, जवाबदेही नहीं हो, वो ख़त्म करनी पड़ेगी। सबको आप ट्रांसपेरेंसी लेके आए, जवाब दे कि आपको ये पैसा क्यों मिला है। बार बार यहाँ पर इल्ज़ाम लग रहा है कि कैसे गवर्नमेंट ईडी और एसबीआई जैसी संस्थाओं का यहाँ पर इस्तेमाल करती हैं प्रेशर डालने के लिए, ताकि कंपनी उनके किसी कमी की वजह से उनको फिर पैसा दे दे, ताकि वो ईडी से अपनी उनकी जो रेपुटेशन है उसको बचा सके। इसके अलावा इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम पे फिर से आते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम जो है वो एक लेजिटमेट फंडिंग दिखाना चाहती है कि कैसे पॉलिटिकल पार्टीज़ को कोई अगर देना चाहता है तो दे सकता है और कानूनी तरफ से दे सकता है। इसमें जो इलीगल फंड होते थे उनमें से डिपेंडेंस इससे क्या हुई, कम हुई, कि इलीगल तरीके से आपको कैश में देने की कोई ज़रूरत नहीं, आप आइए ऐसे ही दे दीजिए। लेकिन इसकी ओपेसिटी, क्योंकि ओपेसिटी क्या होता है, धुंधलापन, इसमें स्पष्टता नहीं थी, ओपेसिटी की वजह से इसको क्रिटिसाइज़ किया गया। इसमें बोला गया कि ये ब्राइबरी को, जो आपको यहाँ पर एक तरीके से रिश्वत मिलती है, उसको वाइट में अब दिखा रहे हो, वाइट में ले रहे हो रिश्वत को, और उसके बाद में जो आपको प्रोजेक्ट देने होते हैं वो आप दे देते हो उन्हीं बिजनेसमैन को जो रिच है।
इसी वजह से जो डोनेशन होता है ब्लैक मनी सोर्सेज से उसको रोकने में फेल हो गई, ऐसा इनका दावा है कि ये आई तो इसी इंटेंशन से थी लेकिन ये उस पर उतर नहीं पाई। हालांकि हम देखते हैं कि कैसे इलेक्टोरल बॉन्ड जो स्कीम है वो फेल हो गई है, जो इशू था ब्लैक मनी का पॉलिटिक्स में उसको एड्रेस करने में, लेकिन और भी इसने चैलेंजेस जो है इंडियन पॉलिटिक्स के उनको सामने लाकर अभी के लिए रख दिया है, जिन पे अगर विचार किया जाए, जिसमें अगर सिस्टमेटिक तरीके से रिफॉर्म लेकर आया जाए, ट्रांसपेरेंसी जो होती है, स्पष्टता जो होती है वो ज़्यादा लाई जाए, अकाउंटेबिलिटी यानी कि जवाबदेही को उसमें अकाउंट किया जाए, और इंटीग्रिटी सबसे इम्पोर्टेंट अगर लेकर आई जाती है पॉलिटिकल फंडिंग और गवर्नेंस के अंदर, तो ये जितने चैलेंजेस हैं इनको आसानी से हल किया जा सकता है। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं जो कि है वाई यूएस अलाउड यूएनएससी रेजोल्यूशन ऑन गाजा सीज फायर टू पास। देखिए अभी क्या हुआ है, यूएनएससी यानी कि यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा एक रेजोल्यूशन को पास किया गया है। यूनाइटेड नेशंस की जो सिक्योरिटी काउंसिल होती है उसके अंदर हमें पता है 5 परमानेंट मेंबर हैं, जिसमें से यूएसए एक है, फ्रांस है दूसरा, चाइना यहाँ पर थर्ड है, हम देख पाएंगे यूके को, और फिफ्थ हम देख पाएंगे यहाँ पर जापान को। तो ये ऐसे 5 देश हैं जो 5 देश क्या करते हैं, अपने पास एक वीटो पावर रखते हैं परमानेंट। अगर इन 5 में से कोई एक देश भी बोलता है कि मैं वीटो करता हूँ, ये रेजोल्यूशन नहीं होना चाहिए, तो आपने कुछ भी सामने रखा था वो नहीं होगा। ऐसा ही पहले यूएस करता था। यूएस के यहाँ पर जब भी रेजोल्यूशन आता था सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर कि इजराइल और गाजा की वॉर को रोका जाए, सीज फायर लगाई जाए, बिल्कुल पूर्ण तरीके से पाबंदी हो, वहीं पर यूएस से वीटो कर देता था, और यूएस के वीटो करते ही वो रेजोल्यूशन वहीं के वहीं छोड़ा जाता था। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पता चलता है जो कि यहाँ पर ग्लोबल अफेयर्स के द्वारा छापी गई कि दिसंबर 18, 2023 से लेकर लगभग ये जो क्रिटिकल इशू है इजराइल का, उसके लिए यूएसए ने 45 बार यहाँ पर वीटो किया है, रेजोल्यूशन को ख़त्म करवाया है। इसके अलावा यूएनएससी के अंदर जो 89 वीटोज़ हुई हैं वो उनमें से मैंने आपको बताया कि 45 कौन सी थी, सिर्फ इजराइल के लिए थे। लेकिन अब कुछ अलग हो गया है। अभी क्या होता है, हम देखते हैं कि फ्राइडे को यहाँ पर एक रेजोल्यूशन होता है पास यूएनएससी से, जो कि था कंप्लीट सीज फायर का। अब ये कंप्लीट सीज फायर कही गई है यूएनएससी के द्वारा। इजराइल ने इसको मानने से मना कर दिया। इजराइल बोल रहा है कि मैं नहीं मानूंगा। लेकिन ये पास कैसे हो गया, क्योंकि यूएसए तो अभी भी उसका मेंबर है। ये पास हो गया क्योंकि यूएस ने अपने आप को एब्सेंटी कर दिया, यानी कि ना ही तो उसने वीटो की और ना ही उसने वोट डाली, क्योंकि आपने वोट ही नहीं डाली और आप उसको रोक भी नहीं रहे हो। इसका मतलब जो रेजोल्यूशन है वो 4 लोगों से ही माना जाएगा, और जो 4 परमानेंट मेंबर है और 10 यहाँ पर हम नॉन परमानेंट मेंबर को देख पाएंगे जिनके पास वीटो पावर नहीं है, वो सभी के सभी इसको पास कर देते हैं। इजराइल ने इसको मानने से मना कर दिया, तो अब क्या किया जा सकता है, ये लीगली बाइंडिंग है। हो सकता है अगर आप इसको लीगली बाइंडिंग रखना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन क्योंकि अब सामने वाले ने मना कर दिया तो 3 चीज़ें हो सकती हैं। आप ट्रेड उससे बिल्कुल ख़त्म कर दीजिए, आप उससे नेटवर्क ख़त्म कर दीजिए, और तीसरा होता है आप आर्मी के सोल्जर्स को वहाँ पर भेज दीजिए। अभी माना जा रहा है कि इन तीनों में से कुछ भी नहीं होगा। गाजा को भी बोला गया कि जितने भी उनके होस्टेज हैं वो उनको वापस कर दे, लेकिन यूएस जो है वो कैसे यहाँ पर इजराइल के अपोजिट चला गया, ये इस आर्टिकल का पूरा क्रक्स होगा जो हम समझेंगे। पहला अनुमान लगाया जा रहा है कि यूएस के अंदर अभी प्रेसिडेंट के यहाँ पर इलेक्शन होने वाले हैं, और जहाँ से जो बाइडेन एज अ प्रेसिडेंट यहाँ पर उठते हैं वो 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी हम देखते हैं। एक है उनमें से मिशिगन और दूसरी यहाँ पर है विस्कोन्सिन। तो विस्कोन्सिन जो है उसके अंदर भी हम देखेंगे अरेबिक और जो मुस्लिम पॉपुलेशन है वो ज़्यादा है, और उनकी वोट के ऊपर ही उनका जो प्रेसिडेंशियल अभी है वो टिका हुआ है। इसी वजह से वो चाहते हैं कि अरब जो लोग होंगे वो उनसे उदास होंगे, क्योंकि पैलेस्टाइन के इशू पे, मुस्लिम इशू पे वो लोग सिर्फ इजराइल का सपोर्ट कर रहे हैं। दूसरा कारण ये भी है कि जो यहाँ पर डेमोक्रेटिक पार्टी है लेफ्ट विंग से, वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश नहीं है इजराइल के ऊपर यूएसए के स्टैंड को देखकर, जो इतना ज़्यादा सपोर्ट दिया जा रहा है, जबकि यूएसए क्या कर रहा है, गाजा के अंदर अकाल पड़ने पे, फेमिनाइन आने के ऊपर भी यहाँ पर जो फायरिंग है उसको रोक नहीं रहा है।
इसी वजह से यही एक ऐसे कारण है कि यूएसए को इलेक्शन तक अपने आप को थोड़ा पीछे खींचना पड़ा है। हालांकि अभी क्या इनकी दोस्ती टूट रही है ऐसा नहीं कहा जा सकता, इनकी शायद दोस्ती टूटने वाली भी नहीं है आगे के समय में भी। यूएसए बहुत समय से 1947 से ही हम देख पाते हैं कि कैसे यहाँ पर खड़ा हुआ है, इजराइल के साथ में दोस्ती निभा रहा है। हालांकि अभी जो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर हम देखते हैं और ख़ास करके इजराइल के प्राइम मिनिस्टर जो है बेंजामिन नेतन्याहू, उनके बीच में और जो बाइडेन है उनके बीच में कुछ खास ज़्यादा यहाँ पर एक जैसी चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं, अग्री नहीं हो पा रही हैं, और ये उन्हीं के नतीजे से 2-3 कारणों की वजह से जो ऐसा दिखाई दिया है। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं जो कि है फ्रॉम स्पेशल टू इक्वल, अब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 अपीयर्स टू बी सक्सेस, द टाइम इज टू रिस्टोर स्टेटहुड टू जम्मू कश्मीर इज नाउ। आर्टिकल लिखा गया है अमिताभ माटू के द्वारा, और ये भी जेएनयू के अंदर जवाहरलाल यूनिवर्सिटी जो है नेहरू, उसके अंदर जो डीन है स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ है उसके ये डीन है। ये बताते हैं कि कैसे अगस्त 5, 2019 को एक इंसिडेंट को याद करते हुए बोलते हैं, हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं अजीत डोभाल, वो जम्मू कश्मीर में जाते हैं और वो इस चीज़ को बोलते हैं, जम्मू कश्मीर के अंदर भी वो श्रीनगर में जाते हैं और बोलते हैं कि अब से यहाँ पर क्या होगा, हम लोग फेल नहीं होंगे और यहाँ पर 370 जो कि आर्टिकल है स्पेशल स्टेटस का, उसको हटा दिया जाएगा। इसी के कुछ घंटों के बाद जब ये श्रीनगर पहुँच जाते हैं तो अमित शाह जो कि होम मिनिस्टर हैं, वो लोकसभा के अंदर इसकी अनाउंसमेंट कर देते हैं कि आर्टिकल 370 अब से हट चुका है, अब से उसको कोई भी मान्यता नहीं मिलेगी। फिलहाल के लिए 5 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है इन सारी बातों में। अभी तक जो जम्मू कश्मीर है वो एक स्टेट होता था, उसको हटा करके 2 भागों में बांट दिया गया, 2 यूनियन टेरिटरी बनाई गई, एक बनी जम्मू एंड कश्मीर के नाम से और दूसरी बनी लद्दाख के नाम से। हम देखते हैं कि कैसे जम्मू एंड कश्मीर के अंदर अभी तक इलेक्शंस नहीं हुए हैं। यहाँ पर जो ऑथर है वो एक एनेक्डोट देते हैं, वो बताते हैं कि कैसे जब वो यहाँ पर जम्मू कश्मीर में गए और उन्होंने वहाँ के लोकल से बात की तो बहुत सारे लोकल जो लोग थे उनका कहना था कि हमें कोई ऐसा स्पेशल स्टेटस नहीं चाहिए, हमें हमारे जो काम है वो सेफ चाहिए है, हम जो काम करते हैं वो सब कुछ सेफ रहिए हमारे लिए, हमारी जो आजीविका है वो ख़त्म ना हो, बाकी तो जो दूसरी स्टेट है वो भी अच्छा कर ही रही हैं। जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है तमिलनाडु का, एग्जाम्पल दिया गया है बंगाल का, जो अपनी जो कल्चरल उनकी डाइवर्सिटी है उसको बहुत अच्छे से उन्होंने मेंटेन किया हुआ है। ऑथर यहाँ पर कहते हैं कि अब समय आ गया है, हालांकि ये सक्सेस है बिल्कुल, ये बहुत बड़ा रिस्क था भारतीय गवर्नमेंट के लिए पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद में ऐसा कुछ कर पाना काफ़ी बड़ी बात हो जाती है और इंडियन गवर्नमेंट ने उसको करके भी दिखाया है। लेकिन अब समय आ गया है कि अब जो जम्मू कश्मीर है उसको स्टेटहुड का वापस से दे दिया जाए, जो उसका स्टेटस है उसको स्टेट बना दिया जाए। और दूसरा जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि अगस्त के अंदर 2024 तक उसमें इलेक्शन करवाए जाने चाहिए, उनकी खुद की लेजिस्लेटिव असेंबली बनाई जानी चाहिए, तो उसके ऊपर भी अब समय आ गया है कि यहाँ पर स्टेप लिए जाएं। अब नेक्स्ट क्या होगा इसमें, इसको करने के लिए सबसे पहले तो इलेक्शन करवाए जाने चाहिए। हम देखते हैं कि इलेक्शन जो होने चाहिए वो फेयर एंड जस्ट हो, बिल्कुल न्यायपूर्ण तरीके से अच्छे से इलेक्शन हो, उसमें कोई गड़बड़ ना हो। दूसरी जो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर होप दिखाई है कि जम्मू एंड कश्मीर को जल्दी से जल्दी स्टेटहुड का वापस से आप लोग जो स्टेटस है वो दे, उसके ऊपर काम होना चाहिए। और तीसरा ये है कि देखिए अभी तक कोई रियल प्लान नहीं बनाया गया है, जो कश्मीरी पंडित यहाँ से निकाले गए थे जम्मू कश्मीर से, उनको वापस लाने के लिए कोई असली अभी तक प्लान नहीं बनाया गया गवर्नमेंट के द्वारा, तो वो भी बनाया जाए और उनको भी उनका जो अधिकार है वो वापस से मिले, तो यही आशा ये की जा रही है। और इसी के लिए यहाँ पर जो डिस्कोर्स है वो स्पेशल से लेके अब दोबारा से बीइंग इक्वल की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि सभी स्टेटों की तरह उनको इक्वल होने का जो दर्जा है वो मिलना चाहिए। और यहाँ पर जैसे जम्मू कश्मीर के अंदर फिलहाल नवीन पटनायक, ममता बनर्जी और MK स्टालिन का एग्जाम्पल देते हुए कहते हैं कि इतने अच्छे नेता यहाँ पर साबित हुए हैं कि इन्होंने इनकी जो कल्चरल आइडेंटिटी है उसको प्रोटेक्ट रखा है, उनके जो वोटर्स की आइडेंटिटी है कल्चर से रिलेटेड उसको प्रोटेक्ट रखा है और ग्रास रूट पॉलिटिक्स के अंदर अपनी कमिटमेंट दिखाई है। तो जब बात करते हैं गुड गवर्नेंस की, तो ऐसे नेताओं का अभी वहाँ पर आना बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ चलते हैं जो कि है अफ्रीका एट द सेंटर, इंडिया मस्ट प्ले इन द रीजन एट द हार्ट ऑफ इट्स ग्लोबल साउथ स्ट्रेटजी। लिखा गया है वेदा विद्यान्यथन के द्वारा। ये एक एसोसिएट फेलो राइटर है सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस के अंदर।
बात कर रही हैं अफ्रीका को सेंटर में रखने की। क्यों बातें हो रही हैं? देखिए, फिलहाल के अंदर हमारी जो प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने एक विजिट लगाई है मॉरिशस के अंदर। मॉरिशस में वो जाती हैं और इंडिया की एंगेजमेंट जो है अफ्रीकन नेशंस के साथ में उन पे चर्चा करती है। कहती हैं कि इंडियन ओशन में हमारे काफ़ी अच्छे पड़ोसी जो हैं उसमें अफ्रीकन नेशंस आते हैं। इनॉग्रेशन क्यों गई थी वो? क्योंकि उनको एक उद्घाटन करना था एक कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए, जहाँ पर सभ्यता जो कम्युनिटी लेवल पर मिलकर उसका विकास कर रही थी, और उसी का फाउंडेशन स्टोन लगाने के लिए एक फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी खोलने के लिए उन्होंने इंडिया की तरफ से अफ्रीका को असिस्टेंस यहाँ पर पहुँचाने की बात की। अब हमारी ग्लोबल साउथ पॉलिसी क्या है, ग्लोबल साउथ स्ट्रेटजी है क्या, जिसमें हमें अफ्रीका को अंडर रखना चाहिए? देखिए, इंडिया जो है वो इंस्टीट्यूशनलाइज कर रहा है। ग्लोबल साउथ का मतलब होता है यानी कि जो भी यहाँ पर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं उनका लीडर जो है वो इंडिया बन रहा है। इंडिया कहता है कि मेरे पास मैं इतना सक्षम हूँ कि हम हमारी जो आवाज़ है ग्लोबल साउथ कंट्रीज़ की उनको बड़े बड़े मंचों पर रखें, और उसमें इंडिया सभी अदर नेशंस की यहाँ पर मदद करेगा। जो फोर्सेस आती हैं चेंज के लिए, ग्लोबल गवर्नेंस की बात चल रही है यहाँ पर कि ग्लोबल लेवल पर गवर्नेंस हो। क्रिटिक्स आ रही है कि वर्ल्ड जो ऑर्डर है उसको सिंप्लीफाई किया जाना चाहिए, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बना दिया गया, तो क्यों ना सिंप्लीफाई हो। इन सभी डिस्पाइट में, इन सभी डिबेट्स के अंदर में जो कंसेप्ट है इम्पोर्टेंस का मल्टी पॉपुलैरिटी के द्वारा, उसको ख़त्म नहीं किया जा सकता है। तो इंडिया कह रहा है कि अब कोई एक लीडर ना हो, अब क्या हो, अलग अलग लीडर हो सभी के सभी वर्ल्ड में, और मल्टी पॉपुलैरिटी यहाँ पर हो, अलग अलग पोलर जो है वहाँ पर काम करें। इसी में अफ्रीका क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है? क्योंकि जब हम बात करते हैं अफ्रीका के अंदर में, तो अफ्रीका के अंदर ऐसी कंट्रीज़ हैं जो कि एंगेज हो रही हैं डेवलपिंग वर्ल्ड से। इंडिया की स्थिति थोड़ी ज़्यादा बेहतर हो गई है, इंडिया की जो ग्रोथ है वो भी अच्छी हो रही है 6.8 से। इंडिया की जो अर्थव्यवस्था है वो भी 5 ट्रिलियन की यहाँ पर एक सपने को लेकर आगे बढ़ रही है, जिसमें से 3.8 ट्रिलियन का हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। लेकिन अफ्रीका थोड़ा सा अभी पीछे है। बहुत सारी ऐसी अफ्रीका की कंट्रीज़ हैं जिनका ग्रोथ रेट अभी तक 3.8% ही है। वहाँ की जो यंग पॉपुलेशन है वो 60% तक है। जैसे कि इंडिया में भी हम देखेंगे कि इंडिया भी नौजवानों का देश है, बहुत ज़्यादा हमारे पास यंग पॉपुलेशन है, और इसी वजह से ये एडवोकेट किया जा रहा है कि अफ्रीका को रिकॉग्नाइज़ किया जाए, और अफ्रीका का जो इकोनॉमिक पोटेंशियल है वो आगे जो बढ़ सकता है, और जो उनका डेमोग्राफिक डिविडेंड है उन सब के ऊपर बात हो। इससे इंडिया को क्या अपॉर्चुनिटीज़ होगी अगर इंडिया अफ्रीका रिलेशनशिप बनता है तो, और अच्छा होता है तो। इसमें देखिए इमेंस पोटेंशियल है इकोनॉमिक पार्टनरशिप का। इंडिया और जो अफ्रीका है, इंडिया और अफ्रीका के बीच में हम देख पाएंगे कि कैसे इकोनॉमिक स्तर पर बहुत अच्छी पार्टनरशिप हो सकती है। अफ्रीका के देशों में बहुत ही बड़ी मात्रा में पॉपुलेशन है, एक्सपोर्ट वहाँ पर अच्छा हो सकता है। इवन इंडिया ने बहुत सारी इन्वेस्टमेंट भी की है। इंडिया ने लगभग यहाँ पर 98 बिलियन की यहाँ पर हम देख पाएंगे इन्वेस्टमेंट की है 2023 के अंदर। हमारा जो ट्रेड होता है वो भी यहाँ पर लगभग 100 बिलियन से ज़्यादा का ट्रेड हम कर चुके हैं। यही एक इम्पोर्टेंस है कि जो हमारे सोर्सेज होंगे, जैसे कि अफ्रीका में बहुत सारे क्रिटिकल मिनरल्स देख पाएंगे, उनको अगर इंडिया ले पाता है तो इंडिया की ग्रोथ और इंडिया की सिक्योरिटी दोनों ही चीज़ों के लिए वो काफ़ी बेहतर साबित हो सकती हैं। क्या क्या ऐसे एरियाज़ हैं जिनके अंदर कोऑपरेशन किया जा सकता है? देखिए, 2 वाइटल एरियाज़ है कोऑपरेशन के लिए। पहला तो है यहाँ पर क्रिटिकल मिनरल्स, हम पहले ही देख चुके हैं। जो इम्पोर्टेंट यहाँ पर संसाधन है, मिनरल्स जो होते हैं, उनमें हम कोऑपरेट कर सकते हैं, उनसे लेकर आ सकते हैं। अफ्रीका में बहुत सारी खदानें हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं। दूसरा हम कर सकते हैं यहाँ पर टेक्नोलॉजिकल कैपेसिटी के अंदर जो प्रौद्योगिकी यहाँ पर हो रही है उसके अंदर हम अफ्रीका की मदद कर सकते हैं, और अफ्रीका हमें क्रिटिकल मिनरल्स में कर सकता है। अब ये कैसे होगा? मान लीजिए आपने अफ्रीका से लिथियम लिया, क्योंकि इंडिया में इतना ज़्यादा नहीं है। इंडिया में लिथियम को आप एज एन एग्जाम्पल सोचिए, आप लेकर आए, आपने लैपटॉप बनाए, आपने फ़ोन्स में उनको बनाया, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए उनको बनाया, और उसी को जाकर अफ्रीका को वापस दिया थोड़े कम रेट के ऊपर, ताकि अफ्रीका के भी इससे अच्छे से मदद हो सके, क्योंकि उन्होंने हमारी की थी। इससे क्या हो रहा है, टेक्नोलॉजी जो है वो हम उन लोगों को अच्छे से दे रहे हैं, लेकिन उन्हीं से उनका कच्चा माल जो है वो ले पाएंगे, क्रिटिकल मिनरल्स को बनाने के लिए ले पाएंगे।
तो यही है कि अफ्रीका का रोल जो है क्रिटिकल मिनरल्स के लिए, खासकर लो कार्बन फ्यूचर अलायंस जो होती है इंडिया सप्लाई के अंदर, वो डाइवर्सिफिकेशन लाएगा और इंडिया को जो इतना महंगा चीज़ें पड़ती हैं वो भी नहीं पड़ेंगी। इसीलिए जो ये अभी युग चल रहा है, जियो पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन फिलहाल हर जगह हम देख पाते हैं, और इंडिया मल्टी फेसेड रिलेशनशिप रखता है अफ्रीकन नेशंस के साथ में। उसी समय पे ये फंडामेंटल ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है, और उस समय पे इंडिया अब इस दौर पे खड़ा हुआ है कि हाँ वो ट्रांसफॉर्मेशन कर भी सकता है। तो इसी के लिए ये कह रहे हैं कि कैसे, बिल्कुल अगर कोई इनसे पूछे ऑथर से यहाँ पर वेदा जी से, तो ये बोलते हैं कि अगर आप मुझसे पूछेंगे कि क्यों हम अफ्रीका की तरफ जा रहे हैं, तो सच्चाई ये है कि अफ्रीका ही भविष्य है, अफ्रीका इज़ द फ्यूचर। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है यूएन टॉप कोड ऑर्डर इजराइल टू ओपन मोर लैंड क्रॉसिंग फॉर गाजा एड। हमें पता है कि गाजा के अंदर फेमाइन आ चुकी है, अकाल पड़ चुका है, और इजराइल बिल्कुल भी यहाँ पर लैंड के रास्ते से उनके तरफ कोई भी मदद पहुँचाने नहीं दे रहा है, क्योंकि वहाँ पर मदद नहीं पहुँच रही है। तो इसी वजह से जो यूनाइटेड नेशंस का टॉप कोर्ट हम देख पाते हैं, उनकी तरफ से ये उनको ऑर्डर दिया जाता है कि वो ज़मीन को यहाँ पर खोले ताकि लोगों तक मदद पहुँच पाए, ताकि लोगों तक खाना पहुँच पाए। लगातार हम देखते हैं रशिया और यूक्रेन में भी कुछ ऐसी स्थिति है, कैसे रशिया ने 99 ड्रोन से, मिसाइल से यहाँ पर हमला किया है यूक्रेन की एनर्जी सिस्टम के ऊपर, और ये मिलिट्री की तरफ से बताया जा रहा है। कंट्री का इंटीरियर जो मिनिस्टर है इल्होर खमायको, वो बताते हैं रेड वार्निंग उन्होंने दिखाई है कि एनर्जी क्योंकि इससे ख़त्म हो जाएगी, रेजिडेंशियल बिल्डिंग यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो चुकी है ऑलरेडी। तो ये सब लगातार चल रहा है, और यहाँ पर भी युद्ध दोनों ही देशों में रुकने का नाम नहीं ले रहा है। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है इकोनॉमी की तरफ से। हम देख पाएंगे कि एक खबर आई है जिसमें पता चला है कि अप्रैल से जुलाई तक 1.5 लाख ऐसे लॉक इन शेयर होंगे जो एक्सपायर हो जाएंगे। अब ये सिर्फ प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या होता है लॉक इन शेयर? लॉक इन शेयर का मतलब होता है कि जब कोई भी एंजल इन्वेस्टर या कोई भी जो प्रमोटर होता है, वो जब किसी स्टार्टअप की कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करता है, तो उस समय पे 90 दिनों तक उसने जो इन्वेस्ट किया है उसको लॉक इन रखना पड़ेगा, वो उसको वापस निकाल नहीं सकता है। ये होता है लॉक इन शेयर, और ये आपको प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पता होना चाहिए था। तो यही बात है कि लगभग ऐसी 66 कंपनियां हैं जिनके ये एक्सपायर हो जाएंगे, तो प्रमोटर जो होंगे वो उससे शेयर को बाहर निकालेंगे, उनको बेचेंगे, और यहाँ पर शेयर वर्थ 1.48 लाख करोड़, हम कह सकते हैं कि लगभग 1.5 लाख करोड़ के शेयर होंगे जो अगले 4 महीने के अंदर बिकने वाले हैं। लास्ट आर्टिकल की तरफ आज पहुंच रहे हैं, जो कि है बैंक्स नॉन परफॉर्मिंग एसेट टू इम्प्रूव बाय फाइनेंशियल ईयर 25 केयर रेटिंग। केयर जो है वो एक रेटिंग करती है। अब केयर रेटिंग क्या होती है? ये होती है रेटिंग करने के लिए कि कौन से आपके नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं जो काम कर रही हैं। अब देखिए क्या होता है कि आरबीआई की तरफ से एक एक्सरसाइज चलाई जाती है, लोगों को बताया जाता है कि हमें कितने ज़्यादा आप ऐसे लोगों को अनसिक्योर्ड लोन दे रहे हो जो नहीं देने हैं, बैंक्स को बीच बीच में रोका जाता है। और उसकी वजह से अब ये क्या हो रहा है कि फाइनेंशियल ईयर 25 के अंदर जो ग्रोस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं वो 2.5 से 2.7 से देखकर 2.1 2.4 की तरफ आ जाएंगे। यानी कि जितने लोगों ने यहाँ पर जो लोन में पैसा लिया होगा, अब उनमें से ज़्यादा लोग ऐसे होंगे जो लोन के पैसे को वापस से देंगे। ऐसे एसेट्स नहीं हैं जो बैंकिंग को जिससे नुकसान हो। तो ये अच्छी बात है अर्थव्यवस्था के लिए भी और बैंकिंग सेक्टर के लिए भी। यहीं पर आज के हमारे दोनों न्यूज़पेपर ख़त्म होते हैं। जो भी अभी तक यहाँ बना हुआ है, थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर पसंद आई हो तो वीडियो पे कमेंट कर दीजिए, इससे मुझे हौसला मिलेगा। मैं और अच्छी वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी। और अभी के लिए चलती हूँ, कल फिर से मिलेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।